Hello everyone and once again welcome to NS Online Education. My name is Navin Kumar and as you people know we are preparing for GATE 2021 examination and we are covering the most important topic. आज का बच्चों जो important topic है वो है बच्चों स्केल अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे अपना स्केल अप और उसके बाद ही हमारे 3 टॉपिक्स हैं हो रहे हैं जो हमें बायो प्रोसेस में कवर करने हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को बायो प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर कर लिए जाएंगे बिफोर द गेट एग्जाम। ओके, इसके अलावा बाकी कुछ बच्चों ने भी सजेशन दिए हैं, जैसे कि बायो इन्फो पे कुछ बच्चे वीडियो चाहते हैं बनाने के लिए और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अब की बार सिलेबस में नए ऐड हुए हैं। तो जैसे ही हमारे ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे रिलेटेड टू बायो प्रोसेस, जो हमारा टाइम बचेगा गेट एग्जाम से पहले, तो आपके इन टॉपिक्स पर भी वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमें करना है अपना ये, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कितने टाइप के स्केल होते हैं रिएक्टर के अंदर। तो देखिए रिएक्टर के 3 स्केल्स होते हैं बच्चों। पहला होता है लेबोरेटरी स्केल, देन पायलट स्केल, देन प्रोडक्शन स्केल। जब हम बात करते हैं बच्चों लैब स्केल की, तो लैब स्केल में क्या है आपका 1 से 10 लीटर की बात हम करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का काम यहाँ पर होता है। यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस टाइप की कंडीशंस चाहिए ताकि आप उससे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले सके। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में हो सकता है आप टेम्परेचर फाइंड आउट करें कि किस टेम्परेचर पे ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमल प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पीएच कितना चाहिए, तो एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट इन दिस लेवल। ओके, तो ये सारे काम इस लेवल पे होते हैं। ऐसा इसी लेवल पे ये सारे हम काम क्यों करते हैं, हम ये काम प्रोडक्शन स्केल पर क्यों नहीं करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर बच्चों ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉस्ट इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे कॉस्ट कम आती है, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लेबोरेटरी स्केल पे काम करते हैं। जैसे यहाँ से हमारा सारा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, फिर हम इसको ले जाते हैं अपने नेक्स्ट स्केल जैसे कि पायलट स्केल पे। पायलट स्केल पर भी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का काम कंटिन्यू रहता है। यस, पायलट स्केल पर भी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो अब इस लेवल के लिए प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, वहां पर चला करके देखेंगे पायलट स्केल को कि क्या वो इन कंडीशंस पर ठीक से ऑपरेट कर रहा है, उतना ही यील्ड दे रहा है जितना एक्सपेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो यहाँ पर भी ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा इस स्केल पे। उसके बाद इस स्केल से फिर हम कहाँ जाएंगे, अपने प्रोडक्शन स्केल पर चले जाएंगे, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम की बात करते हैं, दैट इज 20,000 से 1 लाख लीटर्स तक की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम है। तो यहाँ पर इसलिए, ताकि यहाँ पे इसलिए हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, पहले लोअर स्केल पे करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको बड़े स्केल पे लेकर के आएंगे। बीच में बच्चों कई बार डेमोन्स्ट्रेटिव स्केल भी होता है, ये प्रोडक्शन स्केल से पहले आता है। इन केस अगर आपको लगता है कि मतलब प्रोडक्शन स्केल पे जाना सही नहीं है, तो पहले आप 10,000 लीटर पर भी ट्राई करते हैं। तो इस टाइप के स्केल को डेमोन्स्ट्रेशन स्केल बोलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? आपको सारे स्केल समझ में आ गए? मेजर ये 3 ही है, बाकी है इस प्रोसेस को बच्चों लेबोरेटरी स्केल से प्रोडक्शन स्केल तक को लाने का जो प्रोसेस है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल अप बोलते हैं। देन बात आती है कि स्केल अप की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों किया जाता है स्केल अप? तो स्केल अप की रिक्वायरमेंट होती है इन केस अगर आपने कोई नया प्रोसेस डेवलप किया है, कोई आप चेंज लेकर आए हैं, ऐसा प्रोसेस लेकर के आए हैं बीच में, या कोई ऐसा स्टेप में मॉडिफिकेशन किया है आपने जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको छोटे स्केल पे टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी स्केल पे टेस्ट करेंगे, ताकि इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा ना हो। डायरेक्ट हम उसको बड़े स्केल पे कभी भी कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक लॉस जो है वो ज़्यादा होगा वहाँ पे। दूसरा, अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रेन आपने डेवलप किया है या कोई आपने स्ट्रेन फाइंड आउट किया है जिससे ज़्यादा यील्ड या प्रोडक्टिविटी मिल सकती है आपको, तो उसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी स्केल पे ले जाएंगे, उसके बाद उसको स्केल अप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इससे क्या है, ये सब डिज़ाइन इसीलिए है ताकि इकोनॉमिक लॉस कम से कम हो, ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस से बचा जा सके। सो यहाँ पर स्केल अप की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। स्केल अप रेशो होता है बच्चों की, कितना रेशो से आप जो है स्केल अप करना चाहते हैं, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। फिर आ गया है आपका कि आखिर हमें समझना है कि आखिर स्केल अप में डिफिकल्टीज क्या आती है।
क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो देखिए 10,000 लीटर है और ये 10 लीटर है, आखिर इसमें डिफिकल्टी हमें क्या फेस करनी पड़ती है स्केल अप पे, ये हमें इस स्लाइड में समझना है। देखिए कंसीडर कीजिए कि ये आपका एक स्मॉल रिएक्टर है 10 लीटर का, लेट अस अज्यूम। ये यहाँ पर आपका ये ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं होगा, बहुत छोटा सेटअप होगा, और एक सेटअप होगा आपका काफ़ी बड़ा ह्यूज रिएक्टर होगा आपका। अभी जो ह्यूज रिएक्टर है इसका वॉल्यूम आपने देखा 10,000 लीटर है, और 10,000 लीटर में यहाँ पर हमने बनाया ये इम्पेलर, और यहाँ से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं लेट अस कंसीडर कि इसमें इतना वॉल्यूम है, इसमें इतना वॉल्यूम है। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मिक्सिंग ईजी है, मिक्सिंग ईजी है यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। मिक्सिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। बट यहाँ पर मिक्सिंग डिफिकल्ट है, मिक्सिंग इज डिफिकल्ट। क्यों है बच्चों मिक्सिंग इज डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम है, तो इस ह्यूज वॉल्यूम को मिक्स करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, इतने सारे वॉल्यूम को मिक्स करने में टाइम लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या है बच्चों, ये होमोजिनिटी अचीव नहीं हो पाएगी। क्या अचीव नहीं हो पाएगी, होमोजिनिटी। तो यहाँ पर तो जल्दी अचीव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं है। तो मिक्सिंग का काम क्या होता है कि आपने कोई भी चीज ऐड करी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे वॉल्यूम में, उसको पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ही तो है मिक्सिंग का। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी, होमोजीनस कंडीशन बोलते हैं, जहां पर चीजें जो है आपकी वो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उस वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, बट होमोजिनिटी को यहाँ पर अचीव करना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग डिफिकल्ट है। अब आप कहेंगे मिक्सिंग डिफिकल्ट क्यों है, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, इम्पेलर की रोटेशन की स्पीड बढ़ा दीजिए तो आपका मिक्सिंग फास्ट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए अगर आप मिक्सिंग स्पीड बढ़ाएंगे, अगर आप मिक्सिंग की स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तो इससे होगा क्या, इससे आपके दो चीजें होंगी बच्चों, इससे आपका दो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक तो बच्चों हीटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ पर क्या है हीटिंग इंक्रीज हो जाती है, हीटिंग होने लगता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों वो शेयरिंग की, शेयरिंग। ये दो प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी डेवलप हो जाती हैं अगर आप यहाँ पर एक स्पीड बढ़ा दें इम्पेलर की रोटेशन स्पीड बढ़ा दें, यानी कि आरपीएम बढ़ा दें, रोटेशन पर मिनट अगर आप यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, तो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। सबसे पहले समझते हैं हीटिंग को। देखिए अगर आप कोई भी मैकेनिकल चीज है उसको फास्ट रोटेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट जनरेट करेगी। तो ये जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है बच्चों, उसको यहाँ सरफेस तक पहुंचने में, या कह लीजिए जो आपने यहाँ पे कूलिंग जैकेट लगाई होगी वहां तक हीट को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इस टाइम की वजह से क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हीट ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कर पा रही है। जहां पे बात करें तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अंदर से वॉल्यूम से सरफेस तक पहुंचने में टाइम कम लगता है, क्योंकि इसकी वजह यहाँ पर दी हुई है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर क्या है बच्चों आपका ज्यादा होता है। जब हम स्मॉल रिएक्टर की बात करते हैं तो सरफेस टू वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी कि सरफेस ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो उस केस में हीटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। बट जब हम इतने बड़े ह्यूज रिएक्टर की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सरफेस। सरफेस मतलब ये जो बाउंड्री बाहर की जो कवरिंग है वो सरफेस है, और ये जो अंदर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के कंपेरिजन में सरफेस बहुत कम है, तो ये इसकी वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है हीट को बाहर सरफेस तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। तो इस वजह से क्या है हीटिंग की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो हमने बात करी थी वो है शेयरिंग। शेयरिंग की प्रॉब्लम बच्चों क्यों क्रिएट होती है, ऑब्वियस सी बात है अगर ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करेगा तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी बच्चों, क्या होंगी, सेल्स, उनको क्या कर देगा, ये टीयर कर देगा। ठीक है, हाई स्पीड से कोई भी मैकेनिकल पार्ट मूव करेगा तो जो सेल्स हैं वो तो जैसे आपका लिपिड मेम्ब्रेन है उस पे, तो वो क्या है टीयर अप हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है उसकी हाई स्पीड की वजह से। तो इसीलिए क्या है, इसी वजह से हम इसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। स्पीड बढ़ाने का यही प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको बता दिया, इसी की वजह से। और स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो होमोजेनिटी अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका प्रॉब्लम होता है क्रिएट जब हम बात करते हैं स्केल अप की। तो स्केल अप में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजर प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है। और दूसरा एक और जो प्रॉब्लम है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रोवाइड की जाए माइक्रो, अगर कोई एरोबिक कंडीशन, एरोबिक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी कंडीशन में उसको ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करनी है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है।
चेंज इन कल्चर ड्यू टू इंक्रीज कल्चर टाइम, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस वॉल्यूम से प्रोडक्ट सिंथेसिस में टाइम ज़्यादा लगता है, तो कल्चर टाइम यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं जो कि स्केल अप से बात करेंगे हम, ये क्या क्या है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स में उन प्रॉब्लम्स को बताया गया है, वहाँ पे तो ब्रॉडली हमने बात करी थी 3 पॉइंट्स में, यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं स्केल अप से। तो देखिए बल्क मिक्सिंग इज लेस इफिशिएंट, मैंने आपको बता दिया क्यों है लेस एफिशिएंट, क्योंकि लॉन्गर सर्कुलेशन टाइम चाहिए होता है इसमें। शेयर फोर्स वेरिएशन, ये भी मैंने अभी आपको समझाया कि शेयर फोर्स डेवलप होती है ज़्यादा। डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन लार्जर वेसल देन स्मॉलर वेसल ड्यू टू एडिड हेड प्रेशर। आप बात करेंगे हेड प्रेशर क्या होता है बच्चों। हेड प्रेशर ये होता है कि जब आपका छोटा रिएक्टर है, लिक्विड का भी बच्चों क्या है, लिक्विड आपने पढ़ा हो, जैसे ये आपका बड़ा रिएक्टर है, इसके अंदर ये वॉल्यूम फिलअप है पूरा, तो आपको पता होगा कि इस पॉइंट पे प्रेशर बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक प्रेशर होगा और एक प्रेशर इस पॉइंट पे होगा। तो जब हम ऊपर वाले प्रेशर की बात करते हैं तो नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाले प्रेशर की, तो इस पॉइंट पे प्रेशर बच्चों कम होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि इसके ऊपर जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो कम है। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। जब हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल में लिक्विड का वॉल्यूम है ही कितना, 10 लीटर है। तो आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है P, इस पर प्रेशर बहुत कम है। बट जब हम इतने 10,000 लीटर की बात कर रहे हैं, सॉरी 10,000, 10 के लीटर लिख देता हूँ, 10 के लीटर, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो लोएस्ट पॉइंट है आपका, उस रिएक्टर के में जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी आप समझ जाएंगे कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा गैसेस सॉल्यूबल हो जाती हैं। गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह आते हैं वो प्रेशर से फिल किए जाते हैं। जब प्रेशर से फिल क्यों किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है उसको उसके अंदर कैप किया जा सके। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ा, प्रेशर इंक्रीज करना किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा है लिक्विड का कि अगर कोई गैसेस यहाँ पर डेवलप हो रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो उस वो कार्बन डाइऑक्साइड जिस एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है उस पॉइंट पे, ठीक है। अब प्रेशर इतना ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमने बात करी, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि प्रेशर वहां पर उस पॉइंट पे काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो टॉप का जो सरफेस पे जो आपके माइक्रो मतलब फ्लूइड है वहां पे प्रेशर कम होगा, सरफेस पे कम होगा प्रेशर और बॉटम पे ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा ज्यादा ये भी बता दे, लिक्विड क्योंकि ज्यादा है उसके ऊपर, और ये आप समझ गए गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है प्रेशर इंक्रीज करने पे, ये भी आप समझ गए। फिर बात आती है वर्टिकल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की। वर्टिकल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ग्रेडियंट एग्जिट इफ बल्क मिक्सिंग इज स्लोअर देन मास ट्रांसफर रेट। अब यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं, ये भी बात वही है बच्चों कि अगर मान लीजिए ये आपका रिएक्टर है, फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर आपका ये मिक्सिंग चल रही है, तो गैसेस जो है ज़्यादातर जो ऑक्सीजन गैस है वो नीचे ही आपकी रिलीज की जाती है। तो ये मान लीजिए ऑक्सीजन बबल है, तो अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो नीचे तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है ना, तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है तो नीचे तो ऑक्सीजन की कंसेंट रहेगी बच्चों ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। क्यों, क्योंकि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा बस समझने की लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि नीचे रिलीज की जा रही है ऑक्सीजन, तो नीचे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। मिक्सिंग होती तो प्रॉपर होती, सब जगह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इक्वल होती, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी एज कम्पेयर टू बॉटम पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्यों है ऐसा। मैंने शायद आपको बताया था बैच प्रोसेस में बताया था, या फिर ग्रोथ काइनेटिक्स में शायद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अगर कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको रेट बोलते हैं, अगर कोई चीज़ डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, ग्रेडियंट यूज़ किया है। तो वर्टिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रेडियंट, यानी कि ऑक्सीजन का ग्रेडियंट बन गया है। विद ग्रेडियंट मतलब
कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि स्लोअर मिक्सिंग है, और इफ बल्क मिक्सिंग इज स्लोअर देन मास ट्रांसफर रेट। मास ट्रांसफर रेट यानी कि जो ट्रांसफर है बबल से ऑक्सीजन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तक जो अवेलेबल हो रही है ऑक्सीजन, उस चीज के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मास ट्रांसफर में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एक है रेडियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट, डिसॉल्व ऑक्सीजन ग्रेडियंट, ये भी डेवलप होता है। रेडियल मतलब है, एक तो हो गया ये तो ऊपर की तरफ बात करी हमने, एक हो गया ये साइड वे, साइड में जाने पर भी ऑक्सीजन की ग्रेडियंट वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि ये मिक्सिंग हो रही है ना नीचे, उसकी वजह से। सिंस द शेयर रेट डिक्लाइंस रैपिडली विद डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पेलर। अब देखिए इम्पेलर जो है वो बाहर की साइड तो अच्छा काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या है, स्पीड कम हो जाती है इम्पेलर की, क्योंकि अंदर का पार्ट आपका स्लो रोटेशन करता है, ठीक है, वो सिर्फ फास्ट रोटेट करता है, बट उसका शेयरिंग पावर कम होता है। तो शेयरिंग पावर कम होता है, इसकी वजह से रेडियल डिसॉल्व ऑक्सीजन ग्रेडियंट ये भी इमर्ज हो जाता है। ये भी ग्रेडियंट है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। लिक्विड हाइट टू द टैंक रेशियो कैन बी ग्रेटर, गैस मूव अपवर्ड विद मोर लिमिटेड बैक मिक्सिंग। बैक मिक्सिंग मतलब वापस से मिक्स होने की जगह पर बाहर निकल जाती हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है। देखिए यहाँ पे इम्पेलर है, ये मिक्स करना चाहता है, लेकिन गैस क्या है, बिना मिक्स हुए ही बाहर निकल जाएंगी, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड बैक मिक्सिंग है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है। डिक्रीज हीट ट्रांसफर, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर भी मैंने आपको ये एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेन आते हैं जिसके ऊपर हमारा जो क्वेश्चन मतलब बनेंगे गेट एग्जाम में, उसको डिस्कस करते हैं। ये तो एक बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया। अब प्रॉपरली बात करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपरली बात करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि एक होता है बच्चों वेसल डायमीटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डीटी से। इसके लिए मैं मुझे एक सेकंड दीजिए बस, ये लीजिए। हाँ, तो देखिए होता है बच्चों वेसल डायमीटर, जिसको डीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये डायमीटर है इस वेसल का, ये जो लार्ज वेसल है इसका डायमीटर यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका यहाँ तक, तो ये क्या है, वेसल का डायमीटर है। फिर बात आती है बच्चों आपकी हाइट की, कि हाइट क्या है टैंक की, तो ये आपकी यहाँ पे देख सकते हैं हाइट है टैंक की, ये पूरा यहाँ से लेकर के आपका नीचे बॉटम तक। और फिर आता है इम्पेलर डायमीटर, ये आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये इम्पेलर का डायमीटर, ये देख सकते हैं आपका इम्पेलर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये आपका इम्पेलर है, ठीक है। ये ब्लैक वाला पार्ट भी है पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर आएगा आपका आरपीएम कितना है। आरपीएम मतलब होता है कि रोटेशन पर मिनट। आरपीएम क्या होता है बच्चों? आरपीएम का मीनिंग होता है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो इम्पेलर है उसका मूव, ये जो रोटेशन की स्पीड क्या है, एन क्या है, ये वो पूछ रहा है। रोटेशन पर मिनट, कितना रोटेशन ये कर लेता है आपका इम्पेलर रोटेट करके एक मिनट में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ये क्लियर हो गई होगी। फिर आती है आपकी बात गैस स्पार्जिंग रेट। तो बच्चों ये एफ गैस है जो कि ये बताएगा कि आपका गैस स्पार्जिंग रेट कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल्स हैं जो कि इस स्पार्जर के थ्रू यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, जो कि आपका बॉटम पे होता है, और ये आपका एफ गैस। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, इसी के थ्रू हम क्या है अपना आगे स्केल अप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमें 20,000 पे स्केल अप करना है। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये अराइज होता है कि अगर ये हमारा स्मॉल स्केल रिएक्टर है, ये वाला स्मॉल स्केल रिएक्टर है, उसको हमें 20,000 लीटर पे ले जाना है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके नए रिएक्टर की हाइट क्या होगी, आपके नए रिएक्टर का डायमीटर क्या होगा, आपके इम्पेलर का डायमीटर कितना होगा, आरपीएम कितना होगा यानी कि रोटेशन पर मिनट कितना होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, और गैस फ्लो रेट क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होते हैं जब भी हम स्केल अप की बात करते हैं। तो हमें यही फाइंड आउट करने हैं, जब भी हमसे कोई स्केल अप करेगा तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज फाइंड आउट करने के लिए वो हमसे बोलेगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करने होते हैं, इसलिए एक ब्रीफ वो था कि आपको पता चले कि डीटी क्या है, डीआई क्या है, ये सब मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया की स्केल अप के लिए। तो टोटल 7 क्राइटेरिया है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। पहला क्राइटेरिया बेस्ड है बच्चों ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी पे। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का मतलब ये है कि हमें जैसा स्मॉल रिएक्टर की ज्योमेट्री है उसको एज इट इज कॉपी करना है फॉर लार्ज रिएक्टर के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी।
इसमें देखिए बच्चों बात करें तो जैसे कि ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, DTH, एफ गैस, ये सब। तो इम्पॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे ये रेशो देखिए बच्चे, ये स्मॉल स्केल रिएक्टर के लिए और लार्ज स्केल दोनों के लिए फॉलो करता है ये रेशो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम हाइट, जो टैंक की जो हाइट है और जो टैंक का डायमीटर है, उन दोनों का रेशो कांस्टेंट रखते हैं, और जनरली इसकी वैल्यू हमेशा या तो 2 होती है या फिर 3 होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 2 ही रखा जाता है, 3 जो है बहुत रेयरली रखा जाता है। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये है कहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका DT है और ये आपका ये हाइट ऑफ टैंक की हाइट है। ठीक है, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो इनका जो बच्चों रेशो है वो क्या है बच्चों, 2 रखा जाता है। इससे फायदा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो टैंक की हाइट है वो 2 टाइम्स है जो टैंक का डायमीटर है, ये इसका मीनिंग होता है। अगर हम इसको 3 कर देते हैं तो जो आपका जो रिएक्टर है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू डायमीटर, वो ठीक नहीं है। 4 की तो बिल्कुल भी मत सोचेगा। तो 2 ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है बच्चों K इक्वल्स टू 2 का। K मतलब इन दोनों का जो रेशो है उसको रिप्रेजेंट किया, तो K की वैल्यू हमेशा क्या है, 2। तो ये इतना ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो याद रखें, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में हाइट टू डायमीटर का रेशियो गिवन नहीं है तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, क्योंकि यही रखी जाती है, 3 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो रेयरली होता है। तो अगर वो गिवन देगा 3 तो यूज़ करना, अदरवाइज यही रहेगा 2। इस चीज़ को याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी आखिर कैसे अचीव की जाती है। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी अचीव की जाती है जब हम कुछ ऐसे रेशो है जिनको फिक्स कर देते हैं। जैसे कि रेशो कैसे फिक्स करेंगे, जैसे कि ये जो आपका टैंक का डायमीटर का रेशियो है और ये जो इम्पेलर का डायमीटर का रेशियो है, इसको हमें क्या करना है, इम्पेलर का डायमीटर और जो टैंक का डायमीटर का रेशियो, अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं तो उस केस में यानी कि ये रेशो जो स्मॉल के लिए है वही रेशो क्या होना चाहिए, आपका लार्ज के लिए होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है कि डायमीटर ऑफ इम्पेलर विद रिस्पेक्ट टू टैंक का जो डायमीटर है फॉर स्मॉल विल बी इक्वल्स टू लार्ज। अगर हम ये काम करते हैं तो इसका मतलब हम किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी वाला जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करें। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी फॉलो करने के लिए ये 2 काम करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर आप ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ें, ये जो 2 चीज़ें हैं बच्चों, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, एक तो जो हाइट टू डायमीटर का जो रेशियो है वो 2 होना चाहिए, और दूसरा इनका जो इम्पेलर और जो टैंक का जो डायमीटर है उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस ये जो सिचुएशन है ये किसके लिए है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के लिए। अब कैसे इस चीज को अचीव किया जाता है इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप भी मेरे साथ इस चीज को सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है हमारे सर ने, मतलब जब मैं IIT में था तो वहाँ पर जो है सर ने हमें यही न्यूमेरिकल कराया था इसको समझाने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी को समझने के लिए। देखिए ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का मतलब ये है कि हमें फाइंड आउट, जैसे मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में दिखाया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नया हाइट क्या होगा नए रिएक्टर का, उसका डायमीटर क्या होगा, उसका इम्पेलर का डायमीटर कितना होगा। ये सारे जो है ये इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें हैं और यही हमें फाइंड आउट करनी है कि नए टैंक के लिए ये सारी चीजें क्या होंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो हमने लिया है बच्चों उसमें हमारा स्मॉल स्केल रिएक्टर का वॉल्यूम दिया होगा आपको हमेशा। तो स्मॉल स्केल रिएक्टर का वॉल्यूम 80 लीटर है और जो लार्ज स्केल रिएक्टर है उसका वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 10,000 लीटर। तो ये आपको गिवन होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हाइट टू टैंक डायमीटर रेशियो कितना होता है, 2 होता है। ये आपको कभी भी गिवन नहीं होगा, कभी कभी गिवन होता है, ज़्यादातर ये आपको अपने आप से जूम कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे इन सभी चीज़ों को, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज। पहला स्टेप यही है कि वॉल्यूम, जो लार्ज रिएक्टर का वॉल्यूम है और जो स्मॉल रिएक्टर का वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम जो है उसका रेशो निकालो। तो देखिए इसका रेशो निकालते हैं तो होगा 10,000 लीटर डिवाइडेड बाई 80 लीटर। आपको पता है रेशो में कोई यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट का मतलब नहीं बनता है। अब कैलसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 80 एंड दैट विल गिव यू 125। तो यहाँ से बच्चों रेशो कितना है, रेशो आया है 125।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे? वॉल्यूम को। तो चलिए इसको अलग अलग से समझते हैं। इसको यहाँ पर समझते हैं कि हमारा V लार्ज डिवाइडेड बाई V स्मॉल एंड दैट इज गिविंग अस 125। ये भी हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए वॉल्यूम, रिएक्टर का वॉल्यूम, रिएक्टर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? रिएक्टर का वॉल्यूम जो है बच्चों, उसका फॉर्मूला आपका वही होगा जो आपका फॉर्मूला होता है फॉर अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि रिएक्टर भी किस शेप में? सिलेंडर की फॉर्म में ही होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला फॉर सिलेंड्रिकल शेप इज पाई आर स्क्वायर और एच। यहाँ पे आर रेडियस है और एच क्या है आपका? ये आपका हाइट है, टैंक रिएक्टर की हाइट है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम डायमीटर के कंपेयर उसमें लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई 2। ये आपके लिए मैं 2 स्टेप में करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा पाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। डी टी का मतलब है जो टैंक का डायमीटर है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, ये लार्ज के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस साइड दोनों के लिए एक काम करता हूँ मैं, अलग अलग कलर यूज कर लूंगा ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके दोनों के बीच में। इंटू एच टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा पाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हम बात कर रहे हैं स्मॉल की। ये किसके लिए बच्चों? ये स्मॉल रिएक्टर के लिए है। आप क्या करेंगे? आप कैंसिल करेंगे जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, एंड आप देख सकते हैं 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। बट रेशियो कितना आएगा? रेशियो तो बच्चों 125 ही रहेगा, क्योंकि हमने तो ऊपर वाले को एज इट इज ही लिख दिया है, कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, रेशियो है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इससे हमें क्या मिला है रिजल्ट? इससे हमें रिजल्ट मिला है डी टी स्क्वायर इंटू एच टी डिवाइडेड बाई, और यहाँ से आपको यहाँ पे भी आपको मिला डी टी स्क्वायर एच टी। बट ये वाला जो है वो स्मॉल के लिए है और ये वाला जो है बच्चों वो लार्ज के लिए है। अभी भी रेशियो कितना है? 125। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर वो पहला जो हमने, जो हमारा ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर काम आएगा। अब वो क्या था? एच टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2, यही हमने पढ़ा था। तो इससे हम यहाँ पे हाइट ऑफ टैंक अगर निकालें तो हाइट ऑफ टैंक कितना आएगा बच्चों? 2 टाइम्स आएगा किसके? आपका जो डायमीटर है टैंक का, यही हमने पढ़ा है पीछे। अभी आपको बताया कि जो हाइट है टैंक की वो हमेशा क्या होती है? 2 टाइम्स होती है उसके डायमीटर से। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा एच टी की जगह पर, ठीक है। तो एक एक बार पुट करते हैं इस वैल्यू को और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से मिलेगा डी टी का स्क्वायर और इनटू ब्रैकेट में 2 डी टी डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर भी आपको मिलेगा डी टी का स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 डी टी। अच्छा बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे हमने डी टी कैंसिल क्यों नहीं करे? क्योंकि बच्चों डी टी है स्मॉल रिएक्टर के लिए, ये स्मॉल रिएक्टर के लिए हाइट वगैरह ये सब, और दूसरी तरफ जो हमारा है वो लार्ज रिएक्टर के लिए है। ये लार्ज रिएक्टर के वॉल्यूम है और उसी की हाइट है। ध्यान से इसमें कंफ्यूज मत हो, ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर हम क्या चीज कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 2 कैंसिल कर सकते हैं, दोनों डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में भी है दोनों, तो ये डिवाइड हो गए। आंसर अभी भी कितना रहेगा? 125, क्योंकि अभी हमने कोई चेंज किया नहीं है, ये वॉल्यूम ही चलता आ रहा है। रेशियो तो निकाल रहे हैं तो रेशियो तो ये हमेशा इक्वल रहेगा जब तक हम किसी एक्स्ट्रा चीज की मल्टीप्लाई ना करें। ये तो सारी चीजें वही हैं जो पहले से थी इसके अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला? हमें इस यहाँ पर मिला आपको डी टी ऑफ लार्ज का क्यूब, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, डिवाइडेड बाई, इधर से हमें क्या मिला बच्चों? यहाँ से हमें मिला डी टी ऑफ स्मॉल रिएक्टर का क्यूब, क्योंकि ये भी 2 है और यहाँ पर इसकी पावर 1 है। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 125। इससे हमें क्या पता चला बच्चों? इससे हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका डायमीटर ऑफ लार्ज, डायमीटर जो आपका लार्ज रिएक्टर का जो डायमीटर है
और जो आपका स्मॉल रिएक्टर का जो डायमीटर है उसका रेशो क्या होगा। उसका रेशो कितना है 125। इसका रेशो नहीं है एक्चुअली, ये क्यूब है, तो क्यूब हमें पहले हटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसका क्यूब हटाता हूँ बच्चों, तो यहाँ से मुझे मिलेगा DTL/DTS मिल जाएगा मुझे बच्चों। और इसका क्यूब हटाऊंगा तो इस 125 का हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, और 125 का बच्चों क्यूब रूट जो होता है वो आता है 5। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या फाइंड आउट किया है, इससे हमें ये पता चला है कि इन दोनों का रेशियो क्या है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर आपको पता है कि स्मॉल रिएक्टर का डायमीटर कितना है, स्मॉल रिएक्टर का डायमीटर कितना है, तो आपको रेशियो तो निकल गया दोनों का, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, बड़े रिएक्टर का डायमीटर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस DTS को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और आपका D टैंक ऑफ लार्ज रिएक्टर आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। एक और चीज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो सेकंड पॉइंट था ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का, वो ये था कि DI/DT यानी कि टैंक का और इम्पेलर का जो रेशो है लार्ज रिएक्टर का, वो इक्वल होगा किसके, आपके स्मॉल रिएक्टर का जो इम्पेलर का डायमीटर और टैंक का डायमीटर के रेशो के। ठीक है, क्लियर है। यानी कि इनका रेशो और इनका रेशो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, रीअरेंज करूंगा, ध्यान से समझिएगा। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं DTL और DIL है ये वाला, सॉरी, तो इसको ले लेते हैं DIL, और ये तो बड़े रिएक्टर का आ गया यहाँ पर, और ये है स्मॉल वाले का। स्मॉल वाले का यहाँ पर ऊपर है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आया DIS। अपने नोटबुक में करके देखिएगा इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये जो आप ध्यान से समझिए, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये नीचे है, D टैंक नीचे है, जब मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा DTL ऑफ ऊपर आ गया, और ये पहले से ही नीचे है DTS, तो ये DTS नीचे आ गया DTS। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला, ध्यान से समझिए, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो टैंक के डायमीटर का रेशो है बड़े और स्मॉल का, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जो इम्पेलर के डायमीटर का रेशो है लार्ज और स्मॉल का। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, अभी हमने यही फाइंड आउट किया था कि 5 है। क्या टैंक के डायमीटर का जो रेशो है वो 5 है, तो इसका मतलब अगर ये 5 है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि अभी सारी चीजें क्लियर करूंगा, बस एक बार समझ लीजिए कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, इम्पेलर के डायमीटर का रेशियो भी क्या होगा, 5 होगा। तो अगर आपको एक चीज पता है तो दूसरी चीज फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिया टैंक के डायमीटर का रेशियो, तो आपको इम्पेलर के डायमीटर का रेशियो भी आपका वो ही सेम होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको फुल एंड फाइनल एक लास्ट चीज बताता हूँ, उसको बस नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं आपको फुल एंड फाइनल लास्ट चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये 125 आया था, यहाँ पर भी 125 है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी वॉल्यूम की बात हो रही है। फिर ये हमारा 5 आया है, ये हमारा 5 आया है। अभी हाइट वाला नहीं निकाला है अभी हमने, हाइट वाला भी वैसे 5 ही आएगा, बट इसको भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो हाइट वाले का कैसे आएगा वो आप खुद भी निकाल सकते हैं, आपको पता है ना, हाइट ऑफ टैंक ऑफ डी टैंक। अगर हम बात करें लार्ज की तो ये कितना है 2 होगा, और ये मैंने बताया ये रेशो कभी चेंज होता ही नहीं, हाइट टू टैंक डायमीटर का रेशो, चाहे आप स्मॉल की बात कर लीजिए चाहे आप लार्ज की बात कर लीजिए 2 ही रहेगा। तो इसको भी एक बार रीअरेंज करेंगे तो आपको यहाँ से भी क्लियर होगा। एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एच टी अपॉन ये एच टी एल और ये एच टी एस नीचे आ जाएगा इसके, तो हो जाएगा एच टी एस। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस यहाँ पे, ये डी टी एल अपॉन डी टी एस, ये लीजिए इस तरीके से आएगा। अब आपको इसका रेशो तो पता ही है, इसका रेशो कितना है 5 है, इसका रेशो 5 है तो इसका भी रेशो 5 हो गया, एज सिंपल एज दैट। बट मैं आपको ये नहीं बताने के लिए हाँ इस स्लाइड पे लेकर आया हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए इस स्लाइड पे लेकर आया हूँ। अब उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको क्या चीज़ याद रखनी है। ये तो आपने समझा कि कैसे आता है, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, आपको वहाँ क्या चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ, इसको छोड़िए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, यही हमने फाइंड आउट किया, इज इक्वल्स टू कितना आया था 125 आया था, इज इक्वल्स टू क्या था
डी टैंक ऑफ लार्ज डिवाइडेड बाई डी टैंक ऑफ स्मॉल, इसी को याद रखना है, इनका क्यूब, इनके क्यूब के बराबर। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ये था 125, ये था 5 और 5 का जो हमने क्यूब, ये अभी आपने सॉल्व किया तो उसके बीच में ये स्टेज आई थी, आपको अभी पीछे जा करके वीडियो में देखना। तो ये एक स्टेप आया था जहाँ पर मैंने यहाँ पर उसके बाद ही अंडर रूट क्यूब किया था 125 का, फिर 5 आया था। ठीक है, तो ये बात आपको वहाँ से क्लियर हो गई। और यहीं से हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि ये जो रेशो है, ये जो रेशो है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है, अभी मैंने अभी आपको बताया भी था कि आई ऑफ एल अपॉन आई ऑफ स्मॉल। इम्पेलर के डायमीटर का रेशो भी सेम ही होगा और हाइट का रेशो भी सेम होगा। तो यानी कि आपको क्या करना है एग्जाम में, अगर आपका ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, और वो चीज क्या है बच्चों? आपको जो फाइंड आउट करना है वो है ये वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम का रेशियो अगर आपका 125 आ गया, आपको पता है फिर इनका रेशियो क्या होता है? अंडर रूट क्यूब होगा, इसका अंडर रूट क्यूब ही तो करना है, और बाकी सबका रेशियो सेम ही होता है। सबका रेशियो क्या होता है? सेम ही होता है, आपने देख लिया। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको याद कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, कि सबका रेशियो सेम होगा, चाहे टैंक के डायमीटर की बात कर लीजिए, चाहे इम्पेलर के डायमीटर की बात कर लीजिए, चाहे हाइट के रेशियो की बात कर लीजिए, वो सबका सेम होगा। और ये टैंक वाला कैसे निकलेगा? क्यूब रूट कर देना है जो भी आपका वॉल्यूम का रेशियो है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, इतना ही आता है इसमें से। और सबसे सिंपल और इजी वाला यही है, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। ठीक है, इसके आगे के थोड़े फॉर्मूले वो भी इजी हैं, बट ये सबसे बेसिक है क्राइटेरिया। बट इससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप सेम ज्योमेट्री को भी इंक्रीज करते हैं तो भी आपकी वही प्रॉब्लम बनी रहेंगी जो हमने पीछे पढ़ी है। तो इसलिए इसको अकेले यूज नहीं किया जाता। क्या है? इसको अकेले यूज नहीं किया जाता, इसको कॉम्बिनेशन में। कोई भी क्राइटेरिया जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो अकेले यूज नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन में यूज होता है। लेकिन हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, वो गेट के एग्जाम से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है बच्चों? हमारा इक्वल ऑक्सीजन मास ट्रांसफर रेट। ये मैं आपको मास ट्रांसफर में पढ़ाऊंगा, वहां पर आप पढ़ेंगे KLA के बारे में, जो कि मास ट्रांसफर रेट है, ऑक्सीजन के ट्रांसफर के रेट बताता है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इतना मैं श्योर हूं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट चीजें गेट एग्जाम में कभी आती ही नहीं है। वो हमेशा इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, वो इस चीज पे फोकस नहीं है कि आप कितना रट सकते हैं। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। ये क्या है आपका? सुपरफिशियल गैस वेलोसिटी US, यहाँ पर ये F गैस, ये आपने पढ़ा गैस फ्लो रेट, और ये आपका टैंक क्रॉस सेक्शनल एरिया की टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों यही है, जो इसका जो बेस का जो सर्कल है। तो सर्कल आपको पता है क्या होता है? सर्कल का एरिया कितना होता है? πd²/4 होता है। तो इस फॉर्मूले से आपका ये टैंक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये समझ लीजिए ये भी एक क्राइटेरिया होता है, इक्वल ऑक्सीजन मास ट्रांसफर रेट। जहाँ पर ये कहाँ पर यूज होता है? ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटेड होती है, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट लिमिट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों एरोबिक फर्मेंटेशन वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। बट ये गेट एग्जाम के परस्पेक्टिव से नहीं आएगा। ठीक है, इतना मैं श्योर हूँ। फिर बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की। अब हम समझेंगे जल्दी जल्दी सारे क्राइटेरिया को, फिर एक समरी लेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट शेयर एट इम्पेलर टिप। अगर ये वीडियो बड़ा हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा? 2 पार्ट में कट कर दूंगा, आपको एक पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो बना करके मैं उसमें डाल दूंगा, बट मैं इसको एक ही साथ पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो कांस्टेंट शेयर एट इम्पेलर टिप ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि शेयर जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों शेयर सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो उस टाइम पे क्या है? शेयरिंग बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? शेयरिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कुछ भी प्रोडक्शन कराना चाह रहे होंगे वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स ही नहीं बची, सेल्स तो डैमेज हो गई। तो उस केस में हम क्या करते हैं? इम्पेलर की टिप स्पीड को, इम्पेलर टिप की जो स्पीड है उसको कांस्टेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसकी स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे इसको कांस्टेंट? देखिए जो आपका ये जो है, ये अब देखिए ये स्मॉल रिएक्टर की, यहाँ पे ये मान लीजिए स्मॉल रिएक्टर है और एक ये आपका लार्ज रिएक्टर है। ठीक है,
अगर हम इनकी रोटेशन स्पीड को करेंगे, क्या करेंगे, रोटेशन, देखिए ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये मान लीजिए एक मतलब इतना परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, बट कंसीडर कर लीजिए एक सर्कल है, और एक ये एक छोटा सर्कल है इसके अंदर, और ये इनका सेंटर है, इस पूरे का सेंटर आपका ये है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। ये एक्चुअली मैं 11th क्लास के बच्चों को बताता हूँ हमेशा जब उनका ये चैप्टर आता है। यहाँ पर भी फायदेमंद है, मतलब यहाँ पर भी आपके लिए हेल्प है। तो देखिए कैसे हेल्पफुल है, ये समझिए इस चीज को कि 3 पॉइंट हैं और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये अब बहुत ही गंदा सर्कल बनाया, आई नो क्या कर सकते हैं, मैनेज करना पड़े थोड़ा। तो आप मुझे बताइए कि किस, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। आप मुझे बताइए ये जो रोटेट हो रहा है, इनमें से किस पॉइंट की स्पीड ज्यादा है। आपको ये बताना है कि किस पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, स्पीड आपको बतानी है कि इनमें से किस पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। रोटेट होने की, रोटेट होने की या फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड आप बता दीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल स्पीड की। एक होती है एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी भी बात करेंगे। पहले आप नॉर्मल स्पीड बताइए। नॉर्मल स्पीड का मतलब फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कौन सा पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब इसका होगा, यानी कि ए पॉइंट जब घूम करके पूरा यहाँ से यहाँ तक होकर के वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम बात करें तो डिस्टेंस जो ए ने ट्रेवल किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गई उसकी स्पीड, ये हो गई स्पीड ऑफ ए। अब मैं बात करता हूं बी की, तो बी ने ये वाला पाथ चूज किया होगा रोटेट होने के लिए। तो बी ने जो पाथ चूज किया है वो उसका डिस्टेंस होगा db और टाइम t। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये पॉइंट हमेशा एक साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये एक सॉलिड के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, जो रिवॉल्यूशन का टाइम है वो सबका क्या है, सेम है। रिवॉल्यूशन का टाइम आप चेंज नहीं कर सकते, ये सबके लिए क्या है बच्चों, सेम है। ध्यान से समझिए, सबके लिए सेम है। क्यों, क्योंकि सब एक साथ ही तो एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, बट चेंज क्या है, चेंज ये है कि जो बाहर वाला पॉइंट है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू जो अंदर वाला पॉइंट है। इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इस ए की ज्यादा होगी। इसे ए की स्पीड ज्यादा क्यों है, क्योंकि बच्चों इसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम में। बी की स्पीड कम क्यों है, क्योंकि उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम में। सी की स्पीड उससे कम होगी क्योंकि इसे और कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम में। और डी की स्पीड क्या होगी, 0, क्योंकि इसे तो ट्रेवल ही नहीं करना, इसके अराउंड ही सारी चीजें रिवॉल्व हो रही है। फिर आता है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जस्ट अपोजिट है, क्योंकि एंगल इस चीज की बात ही नहीं करता कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंगल बात करता है कि आपने कितना एंगल ट्रेवल किया, कितना एंगल, ये थीटा, थीटा कितना चेंज हुआ। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम हो, सबकी क्या है, सेम है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम एंगल ट्रेवल करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग तो हो नहीं सकते। अगर एक बार जब ये सारे पॉइंट्स यहाँ पहुंच जाएंगे तो सेम टाइम पे सारे पॉइंट्स यहाँ पर पहुंचेंगे। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स सेम एंगल कवर करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। एंगुलर मीन्स एंगल में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम शेयर की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े इम्पेलर हैं और जो छोटे इम्पेलर हैं, तो अगर मैं छोटा इम्पेलर, तो छोटा इम्पेलर जो है उसका ये डायमीटर होगा di(s), और एक होगा बड़ा इम्पेलर, ये बड़ा इम्पेलर है, इसका इसका ये होगा di ऑफ लार्ज रिएक्टर। अब मेरे ध्यान से बात समझिएगा कि ये बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम स्पीड पे भी चलाऊं, क्या चलाऊं बच्चों, सेम स्पीड पर भी अगर मैं इन दोनों को चलाऊंगा तो भी इसका शेयर ज्यादा होगा। इसका शेयर ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने देखा जो बाहर वाले पॉइंट होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो अंदर वाले पॉइंट है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो अंदर वाला पॉइंट है, ये अंदर वाला पॉइंट है, और ये क्या है बच्चों, ये बाहर वाला पॉइंट है। तो अगर हम इसको सेम आरपीएम पे, आरपीएम मतलब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी कि कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट,
तो अगर सेम आरपीएम पे दोनों को चलाएंगे, ध्यान से मेरी बात समझिए, सेम आरपीएम पे अगर दोनों को चलाएंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि वही बात हो गई एंगुलर वेलोसिटी वाली, ठीक है। तो मान लेते हैं 10 रिवॉल्यूशन दोनों कंप्लीट कर रहे हैं 1 मिनट में, 10 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी एस ऑफ स्मॉल और ये एस ऑफ लार्ज, ये वाली कम होगी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, मतलब 1 मिनट में 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1 मिनट में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस वजह से क्या है, शेयर यहाँ पे ज़्यादा होगा, शेयर यहाँ पे ज़्यादा होगा जब हम बात करेंगे कांस्टेंट, मतलब अगर आरपीएम सेम है, आरपीएम अगर सेम है तो इसलिए हम किस चीज़ की बात करते हैं, इसलिए हम इस चीज़ की बात करते हैं कि दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए बच्चों? स्पीड सेम होनी चाहिए। जिस स्पीड से ये वाला जो छोटा इम्पेलर का जो ये घूम रहा है, जो जिस स्पीड से छोटा वाले इम्पेलर का जो आउटर मोस्ट पॉइंट है वो रिवॉल्व कर रहा है, उसी स्पीड से ये लार्ज वाले टैंक का भी आउटर मोस्ट वाला जो है वो रिवॉल्व करना चाहिए। तो हम इनकी टिप स्पीड, इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टिप स्पीड को इक्वल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टिप स्पीड को इक्वल कर रहे हैं। तो ये अगर आपको इस बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो इसको छोड़ दीजिए, अभी समरी में आएगा। जो चीज़ हमें याद करनी है वो समरी वाला पार्ट है, ये हम समझ रहे हैं कि आखिर टिप स्पीड क्या होती है। इन केस क्यों इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बच्चे अगर भूल गए ना तो कोई चीज़ तब तक याद नहीं आएगी जब तक उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो इसलिए मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको याद करनी है। तो अब देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि आखिर जरूरी क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया, शेयर सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। हमें क्या करना है, उनकी टिप स्पीड को इक्वल करना है, क्योंकि टिप स्पीड इक्वल होगी तो दोनों सेम स्पीड से रिवॉल्व, मतलब वो रिवॉल्व नहीं, मतलब इनका जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है सर्कल का, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ताकि इनका शेयर जो फोर्स है वो दोनों का क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम स्पीड पे दोनों को रिवॉल्व क्यों नहीं करा रहे हैं वो मैंने बता दिया। अगर सेम स्पीड से दोनों को रिवॉल्व कराएंगे, आरपीएम दोनों के सेम होंगे, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, शेयर फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो पॉइंट टिप स्पीड है उसको इक्वल करेंगे। तो यही है आपका क्राइटेरिया नंबर 3। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये बच्चों डिपेंड करता है, ये आपका फॉर्मूला है इसका, इसके इक्वल होता है। एन यहाँ पे क्या है, एन है आपके रोटेशन पर मिनट, ये आरपीएम शो कर रहा है कि 1 मिनट में कितना रोटेशन होता है। डी आई क्या है, ये इसका डायमीटर है, किसका डायमीटर है, इम्पेलर का डायमीटर है। पाई आपका कांस्टेंट है। अब ये इम्पेलर का डायमीटर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पीछे बताया अभी ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में, इसलिए मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी तो आपको जो है यूज करनी ही पड़ेगी, कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। तो सबसे पहले वहां से टैंक का डायमीटर निकलेगा, इम्पेलर का डायमीटर, कि लार्ज रिएक्टर का इम्पेलर का डायमीटर क्या है, और फिर इस फॉर्मूले के हेल्प के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि उसके आखिर टिप स्पीड कितनी, टिप स्पीड तो हमें पता ही होगी, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने आरपीएम पे उसको चलाना है, कितने आरपीएम पे इसको मूव कराएं कि इनकी टिप स्पीड इक्वल रहे, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इक्वल शेयर बाय द इम्पेलर इक्वल्स टू कांस्टेंट इम्पेलर टिप स्पीड। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है मैंने अभी आपको। फिर आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल का। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक सर्कल है उसमें ट्रेवल हो रहा है, ये आपका इम्पेलर का डायमीटर हो गया, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस। तो ये तो हो गया आपका रेडियस, ये रेडियस इनटू थीटा, तो रेडियस ये है, और ये कितना है, एंगल कितना है 360। 360 एंगल को कैसे लिखते हैं रेडियन में, रेडियन में लिखते हैं 2 पाई। तो ये हो गया 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज डी आई पाई। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए यहाँ पर डाउट, आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका पता चल गया, ये एक तरीके से बच्चों आप कह सकते हैं कि इसने एंगुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, एक सर्कल बनाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपने निकाल दिया। अब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 कंप्लीट राउंड, ये तो हमने निकाला है अभी, और ये आरपीएम होते हैं, बस फॉर्मूला याद रखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अभी आपको समझाया जा रहा है बस। अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्राइटेरिया, दैट इज क्राइटेरिया नंबर 4,
यहाँ पे हमारा होता है कांस्टेंट मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। मिक्सिंग टाइम आखिर होता क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बोलस ऑफ अ ट्रेसर मटेरियल टू बी डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द फोटोबायोरिएक्टर टू अ सर्टेन डिग्री, टू अ सर्टेन, ये इंपॉर्टेंट है, टू अ सर्टेन डिग्री। इसका एक वीडियो मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था। होता क्या है बच्चों की, एक जैसे कि आपके जो रिएक्टर है, चाहे आप स्मॉल ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक इंक डालेंगे एक तरीके से, ट्रेसर मतलब ट्रेसर मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको, तो वो कलर्ड ही होता है। तो मान लीजिए आपने कलर्ड सब्सटेंस यहाँ पे डाला, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस कलर्ड सब्सटेंस जो हमने यहाँ पे डाला है, इसको पूरा मिक्स होने में, इस पूरे रिएक्टर में पूरा मिक्स होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इस छोटा सा जो भी हमने इंजेक्ट किया उसके अंदर ट्रेसर, उसको पूरा मिक्स होने में, होमोजीनस होने में, एक तरीके से आप कह सकते हैं होमोजीनस होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को बोलते हैं बच्चों मिक्सिंग टाइम। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए अब सर्टेन डिग्री की बात क्यों की गई है, क्योंकि बच्चों 100% तो कोई भी चीज नहीं होती, 100% होमोजेनस भी कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक डिग्री अप टू एक लेवल तक की बात की है कि अप टू दिस लेवल वी विल कंसिडर इट गुड। ओके, अब नेक्स्ट आता है वाई, इसकी जरूरत क्यों है। तो आपको पता है इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आप कोई सबस्ट्रेट डालेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा पूरे कंप्लीटली होमोजेनस मतलब सब जगह पहुंचने में। ये इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं फैट और कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि उसी में हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी आपको इससे पता चल सकता है। और एसिड कंट्रोल, ये जो आप पीएच कंट्रोल करेंगे, पीएच कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, या तो एसिड डालेंगे या अल्कलाई डालेंगे, तो उसको पीएच को बैलेंस होने में भी कितना टाइम लगता है, वो भी एक तरीके से ये बताएगा। पीएच बैलेंस कब होगा, जब वो जब ये टाइम क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना टाइम ये कम होगा उसका मतलब है उतने ही जल्दी होमोजेनस कंडीशन अचीव हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है मिक्सिंग टाइम का। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, ये याद ही नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। जो चीज याद करनी है लास्ट की समरी में आएगी, वही याद करना है बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। समझिए बस चीजों को कि इनका मीनिंग क्या है, कभी क्वेश्चन पढ़े और समझ में ना आए कि ये है क्या, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये बच्चों कांस्टेंट, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट बच्चों ये है, ये क्या है, पावर नंबर है। पावर नंबर अभी आगे फॉर्मूला डाला हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप के इम्पेलर पर डिपेंड करता है कि इम्पेलर का डिजाइन कैसा है, उस इम्पेलर के लिए क्या है, उस डिजाइन के लिए ये नंबर फिक्स होता है, इसको पावर नंबर बोलते हैं। फॉर्मूला इसका मैंने आगे ऐड किया है। डी बाई डी आई आपको पता है ये कहाँ से फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी। ठीक है, वहां से हमने देखा है पीछे कि डी टी बाई डी आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया था। यानी कि टैंक का और इम्पेलर का डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है स्केल अप में। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एनपी कांस्टेंट है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो आपका मिक्सिंग टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि अगर एन बढ़ेगा तो टीएम डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर एन डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा। एन क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ पर मिनट, यानी कि अगर आप फास्ट रोटेट करेंगे इंपेलर को तो मिक्सिंग जल्दी होगी, मिक्सिंग जल्दी होगी तो टीएम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। एन क्या है, आरपीएम है, कि कितना फास्ट रोटेट कर रहे हैं आप अपने इंपेलर को, जितना फास्ट रोटेट करेंगे उतना ही आपका टीएम डिक्रीज हो जाएगा, और टीएम जो कम टीएम होता है, लेस टीएम इज गुड। चलिए आगे, नेक्स्ट आ गया पावर इनपुट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ऑफ लिक्विड। तो ये हमें P बाई वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम पावर इनपुट कांस्टेंट कर देते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए कितनी पावर चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये इतना बड़ा टैंक है, इसमें कोई एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट का मतलब होता है या तो 1 ml की बात कर रहा है या तो 1 लीटर की बात कर रहा है। 1 होना चाहिए मैग्नीट्यूड, जब भी मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका मतलब होता है 1 यूनिट, ऐसे समझ लीजिए। तो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए कितनी पावर लग रही है, और तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उस चीज को अगर हम कांस्टेंट कर दें कि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए कितनी पावर स्मॉल रिएक्टर में लग रही है, उतनी ही पावर हम लार्ज रिएक्टर में भी देने लगे, तो हमने क्या करा, ये पावर इनपुट पर यूनिट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो ये है हमारा क्राइटेरिया नंबर 5। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से निकलता है KLA से। वैसे तो ये KLA के फॉर्मूला आपके सेकंड क्राइटेरिया में आने चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्यों डाला, यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ से आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा। ये क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है, यहाँ से हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है P बाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब डी आई का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये पूछा जाता है, मतलब फेवरेट है आईआईटी में, तो बहुत फेवरेट है टीचर्स का ये फॉर्मूला पावर इनपुट वाला। इसमें दोनों चीज़ आते हैं, पावर इनपुट आ जाता है एन, और एन का क्यूब डी आई की पावर 5। एन आपको पता है ये आरपीएम है, और डी आई आपका क्या इम्पेलर का डायमीटर है। तो ये बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए डाला है, पढ़ना है, इसे को भी याद नहीं करना है, और इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस इसको याद रखिए। मतलब ये मैंने आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए, आपके लिए यूजफुल है। फिर आता है कांस्टेंट फ्लो रिजीम। कांस्टेंट फ्लो रिजीम में कुछ भी नहीं करना है, रेनॉल्ड्स नंबर हमारा वो प्यारा नंबर जिसको हमने कई बार देखा है बचपन से, मतलब बीटेक में कई बार देखा है इसको। तो ये इम्पेलर का रेनॉल्ड्स नंबर, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। रो यहाँ पे डेंसिटी है, ये आपका ये डेंसिटी, ये आपका है एन क्या है आरपीएम, डी आई मतलब ये इम्पेलर का डायमीटर है, इम्पेलर का जो डायमीटर होता है, ठीक है। और ये विस्कोसिटी है, ये आपका वो नहीं है, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट नहीं है ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट नहीं है बच्चों, ये विस्कोसिटी है, ठीक है। इसको गलत मत कर देना, इसको ध्यान से बहुत, इसको यहाँ से याद कर लो, ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, फ्लूइड की विस्कोसिटी, ये फ्लूइड की डेंसिटी, दोनों का मीनिंग अलग है, ध्यान से। ये न्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट नहीं है, ये विस्कोसिटी है, याद रखना इस चीज को, कभी वहां पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ढूंढने लगो कि कहाँ है, ठीक है। ये मैंने आपको वो नंबर दे दिया, ये जो नंबर आप जिसकी बात कर रहे थे, जिसको मैं आप बता रहा था कि इम्पेलर के लिए स्पेसिफिक है, ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पावर यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ से आप पावर भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपको एनपी और ये सारी चीज़ें गिवन है तो आपकी पावर भी आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पावर, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान से समझिए, कांस्टेंट है, ये क्या है डेंसिटी, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन आई का क्यूब डी आई की पावर 5। ये सारी चीजें भी समरी में मैं डालूंगा, बट ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाली ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से आया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, K1 ये आपका वही है, एनपी है ये, ठीक है। और रेनॉल्ड्स नंबर में भी अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों, रो तो ये कांस्टेंट, तो ये हो गया एन डी आई का स्क्वायर का पावर 5, ये हो गया इसके, ठीक है, क्लियर है। अभी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में याद करने हैं सारे फॉर्मूले, लेकिन रेनॉल्ड्स का तो पूरा याद कर लेना। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आगे बताऊंगा मैं आपको। और पावर, ये भी फॉर्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो मैं तो ये कहूंगा इस स्लाइड पे ये जो दो फॉर्मूले हैं रेनॉल्ड्स का, क्लियर कर देता हूँ, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट लीजिए, एज सिंपल एज दैट, रट लीजिए इनको, ठीक है। ये वर्क नहीं कर पाता है फर्मेंटेशन में, क्यों नहीं वर्क कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे एरेशन का कोई इफेक्ट यहाँ पर इन फॉर्मूले में देखने के लिए नहीं मिलता है, उसको कंसीडर नहीं किया गया है। लास्ट क्राइटेरिया 7, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस पे, ये है कांस्टेंट पंपिंग रेट। पंपिंग रेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं इम्पेलर की पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या रेट है जिससे पर यूनिट वॉल्यूम का पंपिंग रेट कितना है, तो ये उसको डिपेंड करता है। अब ये आखिर पंपिंग रेट क्या होता है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से। तो ये है बच्चों फॉर्मूला, पंपिंग रेट का फॉर्मूला ये वाला है, एज सिंपल एज दैट, Q इक्वल्स टू FN एंड DI का क्यूब। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और Q बाई V इससे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाएगा। अब आपके मन में ये आएगा कि आखिर ये आया कैसे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर ये बात आप मेरी बात समझ गए तो पीछे वाला एक पॉइंट भी और क्लियर हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था वी टैंक ऑफ लार्ज, वी ऑफ स्मॉल, सॉरी लार्ज ऑफ स्मॉल, ये होते हैं आपके इक्वल होते हैं किसके, डी टैंक ऑफ लार्ज का और डी टैंक ऑफ स्मॉल के क्यूब का, यही हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, dt के, डायरेक्ट dt के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्यों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हैं ना, ये v लार्ज है, v लार्ज के आगे क्या आया, dtl आया, क्या आया, उसका क्यूब आया। v स्मॉल है, उसके सामने क्या है, dts आया, उसका क्यूब आया। इसका मतलब वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर, जो टैंक का डायमीटर उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर,
यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? पक्का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला था वॉल्यूम का पाई डी स्क्वायर बाई 4 और इंटू एच आता है। एच का फॉर्मूला हमने देखा था, एच इक्वल्स टू होता है 2d के बराबर होता है ये। तो इससे आ गया 2 जब 4 हो गया तो हो गया पाई डी का क्यूब बाई 2। ये है बच्चों फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम का, अगर हम इससे इसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में बनाएं। और हाइट को कैसे हटाया मैंने? हाइट को हटाया वही जो हमारा रेशियो हमें पता है, एच बाई डी इक्वल्स टू 2। तो इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के क्यूब के, तो वही मैंने यहाँ पे निकाला है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे y यहाँ से किसको डिवाइड कर रहा हूँ v से, एक लॉजिक बता रहा हूँ, इसको दिल पे मत ले लेना लॉजिक बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं अगर वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अगर इसको इससे जो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो डी लिखा हुआ है, अब फिर आप मुझे मतलब मजबूर कर रहे हैं तो एक और चीज़ बताने के लिए कि हमने ये भी देखा है कि डी टी ऑफ लार्ज अपॉन डी टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू डी टी ऑफ आई सॉरी डी आई ऑफ एल, डी आई ऑफ एल। ये सारी चीज़ें पीछे एक्सप्लेन हो चुकी है, बट आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, लॉजिक काम करेगा इसलिए बता रहा हूँ। ज़्यादा चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, लॉजिक से काम बनेगा। तो लॉजिक से काम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। तो देखिए, तो यहाँ से हमें ये क्या पता चलता है, जब लार्ज टैंक की बात करें तो इम्पेलर, स्मॉल की बात करें तो स्मॉल का इम्पेलर। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको आगे ये इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसीलिए बात सेम ही है। अब मैं आई लिखूँ या 3, तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि डिवाइड वी से किया है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट होता है, ये क्या बच्चों कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, स्पेसिफिक है किसी टाइप के इम्पेलर के लिए। तो क्या बचा, सिर्फ एन बचा। इसका मतलब क्यू बाई वी किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। एज सिंपल एज दैट। अभी तक बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही होंगी, बट ज्यादा मत सोचिए, अभी बस हम सिर्फ एक रिव्यू ले रहे हैं इन सबका, याद करने वाली चीज अभी आगे आएगी। और ये लीजिए, फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर हमें चीजें याद करनी है। क्लियर है? पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट वॉल्यूम वाला है, ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी के लिए। ये मैंने अभी आपको बताया, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया है कि आखिर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, और ये मतलब दोनों ही एक दूसरे के, ये हम कह सकते हैं ये पूरा ये बन रहा है। क्लियर है? ये मैंने आपको पीछे अभी एक्सप्लेन किया, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। इम्पेलर की स्पीड, ये याद रखिए, ये है मैक्सिमम, ये शेयरिंग रेट मैक्सिमम शेयरिंग रेट। जहां पर हम क्या कर रहे थे, इम्पेलर की टिप स्पीड, यहाँ पे टिप नहीं लिखा है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ये इम्पेलर टिप स्पीड है। और इसका फॉर्मूला बच्चों ये है, इसको आपको याद कर लेना है। तो टिप स्पीड को जब कांस्टेंट करने की बात आए तो टिप स्पीड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों याद कर रहे हैं, ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला पूरा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पूरा फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है जब हम स्केल अप की बात करते हैं। हमें सिर्फ ये जानना है कि किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इतना ही जानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेनी है, और आपको मतलब पूरे वीडियो में यही चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। और ये वाली और एक दो ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी वाली जो स्लाइड थी वो, ये दो चीजें अगर आपने कर ली तो स्केल अप का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो आपको रटना पड़ेगा। मिक्सिंग टाइम भी निकाला था पीछे, तो मिक्सिंग टाइम का ये वाला फॉर्मूला। तो सारी चीजें, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें आपको दो ही चीजें मिलेंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, एक तो एन और एक डायमीटर। जी हाँ, और डायमीटर भी कौन सा मिलेगा आपको, इम्पेलर वाला मिलेगा। सारे फॉर्मूले एक बार देख लीजिए, अगर आपको एन और डी में से कोई एक्स्ट्रा चीज मिले तो आप मुझे बताइए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों सारे फॉर्मूले इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक एक करके देखेंगे कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डी आई के क्यूब के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया हमारा टिप स्पीड। क्या आया, टिप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, एन डी आई के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया हमारा कांस्टेंट, यहीं से लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, कांस्टेंट मिक्सिंग टाइम। तो इसका आया n की पावर -1। पावर इनपुट की बात करिए, पावर इनपुट का फॉर्मूला जो भी आपको ये पावर नंबर का फॉर्मूला है ना, ये वहीं पे निकलवाया था, तो ये वहां से आया है। जो रेनॉल्ड्स नंबर वाली स्लाइड है वहां पर मैंने आपको ये निकलवाया है, वहां पे फॉर्मूला भी दिया है पावर का, तो ये वहां से आया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। ये है पावर और ये है P/V, पावर इनपुट
ये है पावर बाय वॉल्यूम, कि पावर पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो देखिए पावर के फॉर्मूले में डी आई कितना है 5। मैंने आपको बताया था वॉल्यूम, ध्यान से समझिए वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई का क्यूब। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूं, किसको, ये पावर के लिए है फॉर्मूला। अगर मैं पावर बाय वॉल्यूम के लिए निकालना चाहूँ, किसके लिए, पावर बाय वॉल्यूम के लिए निकालना चाहूँ, यानी कि डिवाइड किससे कर रहा हूँ, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम से। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम किसके बराबर है, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी आई के क्यूब के। पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके। तो जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो इनका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा उसमें ये पावर भी डिवाइड करनी पड़ेगी। ये लीजिए, ये मैंने पावर यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, डी आई का क्यूब। तो यहाँ से क्या है, एन का क्यूब डी आई की पावर, ये आ गया आपका 2। ठीक है, क्लियर, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से इसको भी खुद से ट्राई कीजिए, ये आपका क्यू दिया है, इसको खुद से ट्राई कीजिए कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, एन डी आई का क्यू। अभी समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था आपको थोड़ी देर पहले। और ये क्यू बाई वी क्या है, एन आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वही किया है, Q डिवाइडेड बाई V। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन डी आई क्यूब के, और V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी आई क्यूब के। तो डी आई का क्यूब से डी आई का क्यूब कैंसिल हो गया, एन आ गया। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर, ये रेनॉल्ड्स नंबर का पूरा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों एन डी आई के स्क्वायर के। हाँ, देखिए इस था पूरा आपका स्केल अप। देखिए कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप जो है आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, कितना शेमफुल बात है। इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप लोग हैं 1-2 सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा पा रहे हैं, बताओ। चलिए मत बढ़वाइए, मेरा काम है एक्सप्लेन करने का। तो हमें फॉर्मूले कौन से याद करने हैं इस स्लाइड में, थोड़ा फोकस इस पर ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आने चाहिए। हमें फोकस करना है, हमें ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है, इसका जो है कि ये टिप स्पीड का सच कोई सिंबल नहीं है, तो टिप स्पीड के सिंबल को पूरा ही लिखना पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन डी आई का। ठीक है, टीएम की बात करें तो टीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें किसके मिला, 1/n के, यानी कि n की पावर -1। पावर इनपुट की बात करें तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, n का क्यूब डी आई की पावर 5। अब इसको याद करने की जरूरत है, नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पी बाई वी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका मतलब ये, इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये इस फॉर्मूले से बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखिए, उतनी ही चीज़ें याद कीजिए जो कन्फ्यूज़न, जिनसे कन्फ्यूज़न ना पैदा हो। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए कम से कम फॉर्मूले याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये कम से कम फॉर्मूला ये है, और क्यू का भी एक ही फॉर्मूला है, क्यू इक्वल्स टू क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी आई का क्यूब, और ये रेनॉल्ड्स वाला। बस ये इतने ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसका तो पूरा याद कर लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो ये, तो देखिए रेनॉल्ड्स में डी की पावर कितनी है, 2। अब ये कुछ लॉजिक आपको अपने आप से बनाने पड़ेंगे इनको याद रखने के लिए, कि रेनॉल्ड्स में डी की पावर 2 है, क्यू में डी की पावर 3 है, और इसमें तो पूरा ही अलग है, इसमें एन की पावर, एन का क्यूब डी आई की पावर 5 है, यहाँ एन की पावर -1 होती है। ये सिंपल है, सिंपल वाला, सबसे सिंपल वाला याद कर लीजिए, जिसमें एन और डी आई सिर्फ 1 पावर है वो टिप स्पीड होता है। ये ऐसे याद रह जाएगा कि जिसमें कोई पावर नहीं है वो टिप स्पीड हो गया। वॉल्यूम तो याद रहेगा ही, इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो याद रहेगा, इतनी बार बता दिया है। ये भी आपको याद रहेगा, इतनी बार बता दिया, ये भी याद रहेगा। बट इन 3 को याद करने में प्रॉब्लम आएगी, अगर आएगी तो, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। इनका डिवाइडेड बाई वी वाला जो वर्जन है वो आपको पता है कैसे निकालना है, डी आई की क्यूब से डिवाइड करके निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनिश, जो भी हमारा थ्योरी पार्ट था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये 2019 में आया था, और मैं आपको बता चुका हूँ 2019 और 2020 के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से ही मेरे चैनल पर प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पर उसकी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 मार्क्स के लिए आया था। एक बार ये देख लेते हैं बस, ये क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वॉल्यूम दिया था, डायमीटर दिया था, एजिटेटर स्पीड दिया हुआ है, एजिटेटर स्पीड आरपीएम दिया हुआ है, एन की वैल्यू गिवन है, और ये आपको दिया हुआ है, रेशो दिया है इम्पेलर का और फर्मेंटर डायमीटर, यानी कि फर्मेंटर डायमीटर मतलब टैंक डायमीटर की बात कर रहा है, उन दोनों का रेशो दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी तो सब जगह देगा। दिस फर्मेंटर नीड टू बी स्केल्ड अप टू 8000 लीटर पे बनाना है, और कितना है, 1 लीटर का था। लार्ज स्केल, इफ द स्केल अप इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट इम्पेलर टिप स्पीड,
वेरी गुड। कांस्टेंट टिप इम्पेलर टिप स्पीड, मैंने आपको बताया था टिप स्पीड का फॉर्मूला सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल कौन सा है? एन डी आई। ये तो था टिप स्पीड का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। इसको ऐसे ही याद रखना है कि सबसे सिंपल अगर किसी का है तो वह है टिप स्पीड का, दैट इज एन डी आई। ठीक है। एक ये जो है आपका दिया हुआ है एन। अब ये कैसे सॉल्व करना है ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। चले जाइए, यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के, वहां से आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 49। इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है क्योंकि इसे 2016 से आया था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ है, आप लोगों को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी होगी, कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, बट थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करो यार। कैसे इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कुछ कर नहीं रहे हो। आस पास में 3-4 अपने फ्रेंड्स के फ़ोन लेकर के सब्सक्राइब करा दो, क्या दिक्कत है। चलिए बात करते हैं इम्पेलर स्पीड की। देखिए जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा मेरा मन करेगा वीडियो बनाने का, और मैं उतना ज़्यादा जल्दी वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करेंगे तो मैं आपका बायो प्रोसेस जो है वो 2-3 दिन में बायो प्रोसेस ख़त्म कर दूंगा, और आपका फिर जो है आपके जो भी क्वेरीज हैं जिन जिन टॉपिक्स की, वो सारे उन पे भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे कुछ दिखाएं कि हाँ भाई सब्सक्राइबर आप बढ़वा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, मन नहीं करेगा तो फिर इस तरीके से। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, बट ये है कि टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो फ्री टाइम में मैं फ्री टाइम ही यहाँ पर दे पाता हूँ। चलिए बातें नहीं, काम पे आते हैं। इम्पेलर स्पीड क्या है आपका N1 और N2, ये तो बात हो गई इनके सिंबल्स की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बाय रिएक्टर इज स्केल्ड अप बेस्ड ऑन इक्वल इम्पेलर टिप स्पीड। तो देखिए ये बोल रहा है इम्पेलर टिप स्पीड कांस्टेंट रखी गई है, इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे स्केल अप किया गया है। तो हमें पता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है एनडीआई, क्योंकि इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है एनडीआई। कंसीडर द, देखिए क्वेश्चंस भी कितने सिंपल दे रहा है गेट, वो चाहता है कि आपको ज़्यादा हार्ड चीज़ें याद ना करनी पड़े। कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर स्मॉल एंड लार्ज बायोरिएक्टर। क्या क्या पैरामीटर है? इम्पेलर स्पीड दिया हुआ है N1, लार्ज के लिए N2 है। स्पीड मतलब बच्चों यहाँ पे आरपीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ इम्पेलर दिया हुआ है D1 D2, और ठीक है पावर कंजम्पशन दिया हुआ है P1 P2, ठीक है। अज्यूमिंग ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी, ठीक है अज्यूम कर लिया। एंड द बायोरिएक्टर आर ऑपरेटेड इन टर्बुलेंट रेजिम, ओके ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे इसने इसको। एंड देन व्हाट विल बी P2/P1, P2/P1 ये पूछ रहा है बच्चों, पावर वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि आखिर पावर का फॉर्मूला क्या था। या तो आप पावर का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप ये, या फिर आप याद करिए कि पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था। पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था NI का क्यूब डी, सॉरी NI तो होता नहीं है, N होता है, N का क्यूब और D की पावर थी बच्चों 5। हाँ यही है, क्योंकि जब इसमें P/V निकालेंगे तो D की पावर 5 में 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D की क्यूब के। तो P/V अगर ये कहता तो आता आपका N का क्यूब D² DI का स्क्वायर। बट ये बात किसकी कर रहा है? ये पावर की कर रहा है, तो पावर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अज्यूम ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी एंड बायो रिएक्टर्स आर ऑपरेटेड इन टर्बुलेंट रेजिम, ये उसी के लिए फॉर्मल टर्बुलेंट रेजिम के लिए है बच्चों ये, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। व्हाट विल बी P2/P1, ठीक है। ये DI इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, तो दोनों के लिए बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इसने बोला है बायोरिएक्टर इज स्केल्ड अप बेस्ड ऑन इक्वल इम्पेलर टिप स्पीड, तो NDI कांस्टेंट रखा है इन्होंने। अच्छा N और DI, ओके एज सिंपल एज दैट बच्चों। अभी कराऊंगा इसको, नो प्रॉब्लम, कोई थोड़ा सा बस समझिए। पहले P1 देखते हैं, P1 किसके लिए है? 1 वाला है आपका स्मॉल रिएक्टर के लिए। तो स्मॉल रिएक्टर के लिए फॉर्मूला बनेगा N1 का क्यूब, और इन्होंने 1 लिखा हुआ है तो D1 का 5। P2 की बात करें तो P2 का बनेगा N2 का क्यूब, N2 का क्यूब और D2 की पावर 5। अब इनका रेशो हमसे पूछा है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके हमें निकालना है। उसके लिए जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन उसने दी है कि टिप स्पीड क्या है, टिप स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ये आपका टिप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? NDI के, NDI ये।
अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, मैं पहले टिप स्पीड के फॉर्मूले बनाता हूँ, टिप स्पीड का। तो टिप स्पीड का निकलेगा, तो टिप स्पीड के लिए पहला वाले का मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों इक्वल क्यों होने चाहिए, क्योंकि उसने टिप स्पीड क्या की है, कांस्टेंट की है। तो टिप स्पीड का फॉर्मूला इससे बनेगा n1 इक्वल्स टू n2 d2। ऐसा मैंने क्यों लिखा है बच्चों, ध्यान से समझना, ये है स्मॉल के लिए और ये लार्ज के लिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उसने ये कांस्टेंट क्या हुआ है, क्या है, कांस्टेंट। तो चाहे मैं स्मॉल की बात करूं टिप स्पीड की, चाहे मैं लार्ज की बात करूं, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो स्मॉल का तो मैंने लिखा है यहाँ पर n1 d1, और लार्ज वाले का मैंने लिखा है यहाँ पर n2 d2। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि टिप स्पीड क्या है, दोनों की इक्वल है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, तो ये हमें यहाँ से क्या पता चला, n1 d1 इक्वल्स टू n2 d2। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ काम आएगी। अब ध्यान से समझिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ n1 d1 का क्यूब, और ये हो गया d1 का स्क्वायर। चाहे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपको यही आंसर मिलेगा, n2 d2 का क्यूब, और ये आ गया d2 का स्क्वायर। ध्यान से समझिए मेरी बात, ये क्यूब है, ये पावर 5 है, तो मैंने 5 में से 3 पावर निकाल करके दोनों को एक साथ क्यूब में लिख दिया। इसी तरीके से नीचे भी 5 में से 3 पावर निकाल के n2 d2 को एक साथ लिख दिया, और जो बाकी की 2 पावर बची हुई थी d की, वो मैंने बाहर लिख दी है। अब हमें पता है कि n1 d1, हमें ये पता है कि ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि n1 d1 n2 d2 के इक्वल है। तो n1 d1 n2 d2 कैंसिल, चाहे क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा। आप अगर आपको कंफ्यूजन है कि इससे ये कैसे आया, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से अब हमें ये निकालना है डी, और ये इसका आंसर है, यानी कि p1/p2 इक्वल्स टू आ गया d1 का स्क्वायर अपॉन d2 का स्क्वायर। देखिए कोई ऐसा आंसर है जो मैच कर रहा है इससे, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, एक मिनट, कलर चेंज कर लें। तो हमारा इससे कौन मैच करेगा, ये वाला मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला आंसर, फर्स्ट वाला। और बी वाला क्या है, d2। तो इसने, ओ सॉरी सॉरी बच्चों, एक गलती हो गई यहाँ पे, ये p2 ऊपर है और p1 नीचे है। मैंने यहाँ पे p1 ऊपर लिख दिया, p2 नीचे लिख दिया। तो ये, इसको मैं क्या करूँगा, कोई, इसको बस रिवर्स करना है, इसको ऊपर ले जाइए, उसको नीचे ले जाइए, रिवर्स करेंगे तो d2 ऊपर आना चाहिए, d1 नीचे। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ये तो 5 वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकता। ये 5 वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। Question number 41. Give me a second. The diameter of a large and a small vessels are 1.62 meter and 16.2 centimeter respectively. The vessels are geometrically similar. तो देखिए ये geometrically similar है and operated under similar volumetric agitated power input. Okay. The mixing time in the small vessel is found to be 15 seconds. तो mixing time दिया हुआ है small vessel का। द डिटरमाइन द मिक्सिंग टाइम इन सेकेंड इन लार्ज वेसल। तो लार्ज वेसल का बच्चों मिक्सिंग टाइम में फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और आई थिंक मैंने इसका फॉर्मूला शायद पीछे पीडीएफ में अभी मेंशन नहीं किया है, मैं उसको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा फॉर्मूले को। बट अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि वो फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपका तब यूज होगा जब आपकी ये दो कंडीशंस जो हैं वो आपकी वैलिड हो रही हो, मतलब प्रेजेंट हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। पहला है बच्चों सिमिलर ज्योमेट्री, सिमिलर ज्योमेट्री, दोनों वेसल्स की ज्योमेट्री क्या है, सिमिलर हो। और दूसरा जो है ये है आपका कि सेम पावर पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी आपका क्या हो, दोनों का सेम हो। ठीक है, उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और ये आपका टर्बुलेंट रेजिम में होता है, किस में होता है, टर्बुलेंट रेजिम। ये आपको अभी नहीं समझना है, देखिए इतना ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा जो कि आपको प्रॉब्लम करे। तो बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम सारी चीज़ों को, तो इसको भी इजी रखेंगे। तो देखिए अगर सिमिलर ज्योमेट्री है और सेम पावर पर यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन है। देखिए ये जो आपका है ये जो आपका गिवन है सिमिलर वॉल्यूमेट्रिक एजिटेटेड पावर, इसका मतलब ये है कि पावर
पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात कर रहा है बच्चों, ये उसी को बोलना चाह रहा है, सिमिलर वॉल्यूमेट्रिक एजिटेटिव पावर। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और सिमिलर ज्योमेट्री, तो ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस कंडीशन में बच्चों आपका जो टाइम है फॉर लार्ज और टाइम ऑफ आपका जो स्मॉल है, मिक्सिंग टाइम, इसको एक बार मिक्सिंग टाइम जो है आपका, मिक्सिंग टाइम फॉर लार्ज कह लीजिए और मिक्सिंग टाइम फॉर स्मॉल कह लीजिए। ये जो आपका बच्चों मिक्सिंग टाइम होता है वो इक्वल होता है आपका डायमीटर ऑफ लार्ज टैंक एंड डायमीटर ऑफ स्मॉल टैंक की जो पावर है। इसको याद ही करना पड़ेगा बच्चों, इसका और कोई चॉइस है नहीं आप लोगों के पास, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये होता है बच्चों 11/18 होती है इसकी पावर। अगर बात करें तो ये कहाँ से आता है, तो ये वो काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसको बस इतना ही आप याद कर लीजिए, इन केस अगर ये आता है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है मिक्सिंग टाइम के लिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं वैल्यू पुट करके। तो टी टाइम, मिक्सिंग टाइम फॉर लार्ज रिएक्टर, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। मिक्सिंग टाइम स्मॉल रिएक्टर का बच्चों गिवन है 15 सेकेंड, सेकेंड पूरा लिख देता हूँ, इक्वल्स टू, और ये आपका जो लार्जर टैंक है उसका दे रखा है, कितना दिया है बच्चों गिवन, मैंने लिखा नहीं, पहले हमें गिवन ही लिखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन की बात करें तो डायमीटर ऑफ लार्ज टैंक जो है वो कितना है बच्चों 1.62 मीटर, और डायमीटर ऑफ स्मॉल का जो दिया हुआ है बच्चों ने वो दिया है 16.2 सेंटीमीटर। अच्छा यूनिट दोनों के अलग है, ये सेंटीमीटर है मीटर है, तो ऊपर वाले को हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि दोनों की यूनिट सेम हो जाए। तो यहाँ पे हमने दोनों की यूनिट सेम कर दी है 162 सेंटीमीटर ये, तो अब हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 162 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 16.2 सेंटीमीटर, और इनकी पावर हो जाएगी बच्चों 11/18, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये बच्चों याद ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई चॉइस है नहीं इसके लिए। और यहाँ पे मिक्सिंग टाइम फॉर, यहाँ से हम निकालेंगे तो मैं कैल्सी का यूज़ करूँगा इस चीज़ के लिए। तो 162 को तो 16.2 से करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 की पावर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 18, दिस इज गिविंग मी 4.084, इंटू कर लेता हूँ 15 से भी डायरेक्ट, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों यहाँ से आंसर आ रहा है आपका 61.26, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है 61.26, और इसका यूनिट होगा बच्चों सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। यूनिट आपको समझ में आ रहा है ना कैसे आया यूनिट, आपको एक बार और दिखा देता हूँ यूनिट। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड, ये टाइम जब इधर जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा, तो टीएम की यूनिट भी क्या आएगी, सेकंड आएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो ये हमने लगा दिया है यहाँ पर, और ठीक है टाइम भी उन्होंने सेकंड में ही पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। अ बैच बायोरिएक्टर इज टू बी स्केल्ड अप फ्रॉम 10 to 10,000 लीटर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डायमीटर ऑफ अ लार्ज बायोरिएक्टर इज 10 times दैट ऑफ स्मॉल बायोरिएक्टर, द एजिटेटर स्पीड इन द स्मॉल बायोरिएक्टर इज 450 rpm, डिटरमाइन द एजिटेटर, तो एजिटेटर स्पीड ही निकालनी है हमें लार्ज रिएक्टर की, और विद सेम इम्पेलर टिप स्पीड, तो कंडीशन दी है विद सेम इम्पेलर टिप स्पीड। तो सेम इम्पेलर टिप स्पीड आपको याद ही होगा कि सेम इम्पेलर टिप स्पीड क्या था, इम्पेलर टिप स्पीड, तो इम्पेलर टिप स्पीड हमें याद होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं होती है, ना ही एन के ऊपर ना ही आपके डी के ऊपर, ठीक है। इनके ऊपर कोई पावर नहीं होती, ये हमें पता था, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन डी आई, और मैंने आपको बताया था डी आई को हम डी टी भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हो। तो यहाँ पर ये भी आपका सही होगा क्योंकि इनके बीच, क्योंकि इनका डी आई का और डी टी का रेशियो भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम पुट करेंगे स्मॉल के लिए और एक बार हम पुट करेंगे लार्ज के लिए, ये वाला डी वाला, क्योंकि हमें टैंक ही दिया है। पहले एक बार सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम गिवन है बच्चों हमें 10, स्मॉल का, लार्ज का गिवन है 10,000,
लीटर लीटर, और क्या दिया है हमें, डी टी बताया उसने कि डी टी इक्वल्स टू डी टी ऑफ एल इज इक्वल्स टू 10 ऑफ डी टी एस, ये उसने हमें बताया है। और इसके अलावा आरपीएम दिया है स्मॉल का, दैट इज 450 आरपीएम, और एन एल हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसमें पुट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बनाए, पहले स्मॉल के लिए लिखेंगे, तो स्मॉल के लिए आएगा डी आई एस इक्वल्स टू एन एल डी आई एल। अब मैंने आपको बताया था ये चाहे आपका, इसको हम टैंक में टैंक डायमीटर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेशो तो दोनों का ही कांस्टेंट होता है, क्योंकि रेशो दोनों का कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें एनएल फाइंड आउट करना है ये। तो इसको एक साइड रखिए, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड रख देते हैं फॉर्मूले में। तो ये होगा एन एस डी टी एस अपॉन डी टी एल। अब आप देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी टी एस बाई डी टी एल। तो डी टी एस बाई डी टी एल आएगा आपका यहाँ से, इस फॉर्मूले से डी टी एस बाई डी टी एल अगर आप निकालें तो ये आएगा आपका 1/10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एन एस आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जल्दी से। यह हो गया आपका 450 आरपीएम, आरपीएम ब्रैकेट में डी टी एस बाई डी एल कितना है, 1/10। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यहाँ से आपका फाइनल आंसर एनएल आ जाना चाहिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 45 आरपीएम। कितना है बच्चों, 45 आरपीएम। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। वॉल्यूम की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं थी, यही हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे इजीली आ गया। वॉल्यूम बच्चों क्यों दिया है, वॉल्यूम इसलिए दिया है ताकि सबसे पहले आप रेशो निकालने में लग जाओ कि इनका रेशो क्या है, और फिर आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए। तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए उन्होंने वो चीज़ गिवन दी है, ताकि आप थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर लें। बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ करेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आरपीएम में ही बच्चों उसने बोला लार्ज, सो दैट तो आरपीएम में ही था, तो हमें भी आरपीएम में ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए वॉल्यूम का यूज़ करके भी आ जाएगा, बट उसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसको क्यों यूज़ करें, वेस्ट करें अपना टाइम, तो हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। वैसे एक काम करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम से भी, इससे क्या होगा, आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है वी एल बाई वी एस, वी एल बाई वी एस, पहले रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशो कैसे आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया कैंसिल, यानी कि कितना आया इनका रेशो, 1000 आया। अब आपको एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, कहाँ पर लिखें इसको, यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने आपको बताया था वी एल बाई वी एस इज इक्वल्स टू डी टी एस अपॉन डी सॉरी डी टी एल अपॉन डी टी एस का क्यूब, यही बताया था ना, सॉरी इसका क्यूब, इनका क्यूब है, थोड़ा सा गलत हो गया ये, हाँ ये ठीक है, इनका क्यूब इक्वल्स टू डी टी आई डी टी सॉरी डी आई एल। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं बट करने तो पड़ते हैं। तो डी आई एल यानी कि हम बात करें इम्पेलर के डायमीटर फॉर लार्ज रिएक्टर, इम्पेलर का डायमीटर फॉर स्मॉल रिएक्टर, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, हाइट ऑफ लार्ज और हाइट ऑफ स्मॉल। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी में ये बात मैंने आपको बताई थी। अब ये हमें पता है वी एल बाई वी एस कितना आ रहा है हमारा, वी एल बाई वी एस आ रहा है 1000। तो 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब कितना आएगा बच्चों, 10। तो ये आ गया 10, ये 10 है तो ये भी 10, और ये 10 है तो ये भी 10। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसने क्या दिया है, 10 ही दिया है। ठीक है, रेशो देख सकते हैं ना आप, डी टी एल बाई डी टी एस क्या आएगा, यहाँ से 10 ही आएगा। ये बच्चों डी टी एस बाई डी टी एल है, ये डी एल यहाँ पे स्मॉल वाला ऊपर है, लार्ज वाला नीचे, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था स्मॉल वाला ऊपर, लार्ज वाला नीचे। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो देखिए ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए उसने दिया, बट ये हमने प्रैक्टिस में ले लिया ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। तो हमारा स्केल अप भी टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपना मास ट्रांसफ़र की, और कोशिश करेंगे जो आप टॉपिक्स का आपने भी जो टॉपिक सजेस्ट किए हैं उनके ऊपर भी आपकी वीडियोस अवेलेबल की जाए। टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, आप भी थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प कीजिए, जितना बढ़ाएंगे उतना मेरा मन करेगा वीडियो बनाने का, और जल्दी जल्दी वीडियो आपको अवेलेबल हो पाएंगी उस केस में। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।